नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन बनाकर आउट, भारत के डिनर तक बिना किसी नुकसान के 5 रन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स सड़क दुर्घटना में घायल और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में ओडिशा और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में डिनर तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसकी पूरी टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 6, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया। आज के मैच में क्या कुछ रहा खास, ये जानने के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी अलका सिंह की ये रिपोर्ट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को जल्द ही पहला झटका लगा जब बिना खाता खोले डॉम सिबले आउट हो गए। उनको ईशांत शर्मा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। दूसरी सफलता भारत को लोकल बॉय अक्षर पटेल ने दिलाई, जिन्होंने पहली गेंद पर जॉन बेयरस्टो को बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 68 गेंदों में जैक क्राउले ने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक पूरा किया। कप्तान जो रूट के रूप में इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा। रूट 17 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जल्द ही जैक क्राउले भी पवेलियन लौट गए। 53 रन के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल ने क्राउले को एलबीडब्ल्यू आउट किया। 5वीं सफलता आर अश्विन ने भारत को दिलाई। उन्होंने ऑली पॉप को 1 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन स्टोक्स को 6 रन के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। लोकल बॉय अक्षर पटेल ने अपना चौथा शिकार जोफ्रा आर्चर को बनाया, जिन्होंने 11 रन बनाए और वे क्लीन बोल्ड हो गए। 8वीं सफलता आर अश्विन ने भारत को दिलाई। उन्होंने जैक लीच को 3 रन के निजी स्कोर पर चितेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट कराया। 9वीं सफलता अक्षर पटेल ने भारत को दिलाई, जिन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को 3 रन पर बुमराह के हाथों कैच आउट कराया और इस तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ उत्तरा, अगर हम देखें तो 112 रन पे इंग्लैंड को क्लीन बोल्ड कर दिया। सारे खिलाड़ी पेवेलियन वापस चले गए। तो क्या कुछ कहेंगी जिस तरह से आज के जो हीरो रहे, अगर हम देखें तो इस मैच के अक्षर पटेल ने जिस तरह से पहली पारी में जो गेंदबाजी कर इंग्लैंड के ऊपर जो दबाव बनाया। देखिए, मुझे लगता है कि खिलाड़ी शायद बदल गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो इंग्लैंड की टीम है वो अभी चेन्नई से बाहर निकली नहीं है। चेन्नई और उसके जो स्पिन का जो जाल बुना गया था उनके खिलाफ, उससे अभी तक बाहर निकल नहीं पाई है और वो हमको देखने को मिला है। क्योंकि हालांकि विकेट जरूर लिए हैं और ऐसा नहीं है कि खराब बॉलिंग की थी या कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप एक भी रन ना बना पाए। जितना मुश्किल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उसको बना दिया, या बाहर बैठ के जो लग रहा है, ये इतना मुश्किल नहीं था। मतलब 112 बहुत ज्यादा कम है और 112 सिर्फ गेंदबाजी से नहीं होता है। वो बहुत रेयरली होता है जब इतनी सटीक गेंदबाजी हो कि आप बिल्कुल रन ना बना पाए और हर विकेट जो आपका गिरे वो गेंदबाज की वजह से गिरे। तो जब आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं और उसके बावजूद आप ऐसे आउट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं है, इसमें खराब बल्लेबाजी का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो मानसिक रूप से अभी तक चेन्नई से बाहर निकल नहीं पाए हैं जिस तरह से उन्होंने खेला है। अगर अक्षर की बात करें तो वो घर पे खेल रहे हैं। हमने करीब हफ्ता भर पहले जो पिक्चर्स आई थी, पहली पिक्चर्स जो आई थी मोटेरा से, वहां उनको उसमें जो पिच की पिक्चर्स थी उसको देख के लग रहा था कि पता नहीं कितनी सारी घास है उसमें और कैसी पिच बनेगी जब इस पे खेला जाएगा, और आउटफील्ड और पिच के बीच का फर्क नहीं समझ आ रहा था। 3 दिन पहले जो आई थी उसमें थोड़ा सा आपको बेटर दिखा था। हालांकि
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बॉल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी बहुत घास छोड़नी बहुत जरूरी है डे नाइट में पिंक बॉल पे, वरना वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। उसके बावजूद जिस तरह से गेंदबाजी आज अक्षर पटेल ने की है, उससे ये पता चलता है कि अगर आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दें, आपको बहुत ज्यादा कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं है। वो तब आती है जब सामने वाले टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो बिल्कुल टिक गया हो और आप 2 दिन से गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। वरना आप बिल्कुल बेसिक्स पे अगर टिके रहें और जो आपको करना है सिर्फ उतना करें, तो वो भी बहुत ज्यादा होता है जब आपके सामने ऐसी एक टीम हो जिसको समझना है कि क्या करना है। अक्षर पटेल को पूरा क्रेडिट जाता है, उतना ही क्रेडिट सामने से दूसरे एंड से बॉलिंग करते हुए अश्विन को जाता है, क्योंकि जब आपके साथ एक सीनियर खिलाड़ी इस तरह से होता है और वो आपको इतना एनकरेज करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल। और आज अगर हम देखें तो इंग्लैंड की ओर से ज्यादातर जो आज हम ये कह सकते हैं कि बल्लेबाजों का दिन नहीं रहा, और जो आज इस स्टेडियम को भी लेकर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, और इसके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसको नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि ये गर्व की बात है कि मोटेरा का ये स्टेडियम 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोटेरा में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नारायणपुरा में दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल संबंधी बुनियादी ढांचे का अंग होंगे। 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। ये स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर एकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम और फूड कोर्ट मौजूद हैं। क्या कुछ खास इस ऐतिहासिक स्टेडियम में जानते हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता योगेश पांड्या से। नए बनाए गए विश्व के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में वर्तमान समय के क्रिकेट के लिए सभी आधुनिक सुविधा और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई है। भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर और क्रिकेट समीक्षक अमित साहिबा ने आकाशवाणी को बताया कि लगातार 2020 मैच खिलाने के लिए जरूरी 4 ड्रेसिंग रूम भी मोटेरा स्टेडियम में उपलब्ध है। लास्ट 20 साल 30 साल में क्रिकेट ने अलग रूप डेवलप किया है। उसके हिसाब से अलग फैसिलिटीज, अलग अलग रिक्वायरमेंट अभी होने लगी है। तो ये नए स्टेडियम में नए रूप से नए क्रिकेट को अनुरूप होके फैसिलिटीज डेवलप की है। जैसे कि देयर आर 4 ड्रेसिंग रूम्स, 4 ड्रेसिंग रूम्स प्लेयर्स के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, बैक टू बैक मैचेस आती है, एक दिन में 2 T20 मैच खेलने को होती है, तो चारों टीम के लिए अलग अलग ड्रेसिंग रूम है। प्लस चारों ड्रेसिंग रूम के पीछे प्लेयर्स के लिए जिम है वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा है कि 7 पिचेस का लेआउट बनाया हुआ है, तो हर एक मैच के लिए आप अलग अलग पिच यूज कर सकते हो। और एक और चीज है, अगर बारिश आ जाता है तो जैसा बारिश रुकता है विदिन 30 मिनट्स आप मैच स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज है सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर्स एंड पब्लिक। पब्लिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 आदमी यहाँ पे देखने आएंगे, तो उनके लिए 5 मिनट काफी है पूरा स्टेडियम खाली करने के लिए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
जी हाँ उत्तरा, अगर हम देखें तो ये जो स्टेडियम है अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है और हर तरह की हम ये कह सकते हैं जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जितनी भी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हमें चाहिए और हर तरीके से मॉडर्न स्टेडियम है, देश के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह की फैसिलिटीज की बात की जा रही है और जिस तरह की फैसिलिटीज की खबरें आ रही हैं वहां से, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल लेवल का है और जितने कम समय में बना है वो बहुत बड़ी बात है। पर मुझे बस ये लगता है कि हालांकि खिलाड़ियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जिस तरह की उनको फैसिलिटीज की बात हुई है, जिस तरह के ड्रेसिंग रूम्स और सिक्योरिटी और प्लेइंग कंडीशंस की बात हो रही है, उसमें किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी गई है। मुझे बस ये लगता है कि जब इंटरनेशनल कुछ ना हो रहा हो वहां पे, तो भी ये स्टेडियम अगर उतने ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं लगातार पिछले 40 साल से 50 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बन जाता है और बहुत बड़े लेवल पे बनता है। छोटे लेवल पे हमारे यहाँ कोई काम होती नहीं है, चाहे वो स्टेडियम हो या इवेंट्स कंडक्ट करने हो इंटरनेशनल लेवल के, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से होते हैं। लेकिन जब वो चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्टेडियम बना है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, ये सीरीज खत्म होने के बाद उसकी देखभाल किस तरह से होगी, उसका रख रखाव कैसा होगा, वो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से अमित शाह ने इसके बारे में बात की है और जिस तरह से जय शाह इस वक्त सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, मुझे उम्मीद है कि ये उतनी ही अच्छी तरह से मेंटेन किया जाएगा बाद में भी, जैसा अभी किया गया है। लेकिन अगर वो वैसा ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज जब होगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू ठीक से समझी जा सकेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देश को ये नई, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम होना वो इस बात को दर्शाता है कि भारत में खेलों को कितना महत्व दिया जाता है। और जैसा कि हम दिल्ली में भी देखते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने के बाद किस तरीके से वो जो स्टेडियम थी, वो सारी फैसिलिटीज थी, आगे आने वाले खिलाड़ियों ने उसको, रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया और देश में और खेल को और आगे बढ़ाने में उसमें कितनी सहायता मिली। बिल्कुल, और इसमें आपको फर्क पता चलता है कि कौन सा फेडरेशन कितनी अच्छी तरह से चीजों को इस्तेमाल करता है और वो आगे आपको रिजल्ट देता है। जिन फैसिलिटीज को ठीक से इस्तेमाल किया गया, जिनको अब भी इस्तेमाल किया जाता जा रहा है, जैसे कि चाहे वो बॉक्सिंग के हों या रेसलिंग के हों, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लगातार वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे विनर्स और चैंपियंस मिल रहे हैं और एक नई खेप आती है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तैयार हो रही है। जिन चीजों को ठीक से नहीं इस्तेमाल किया गया, उन खेलों का क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से इस्तेमाल होगा तो आपको उसके आगे, वो सिर्फ उस एक इवेंट के लिए नहीं होता। अब अगर मोटेरा में ये स्टेडियम बना है और इसको गुजरात एसोसिएशन या बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगी, तो मुझे लगता है कि गुजरात की जो क्रिकेट की टीम है, जो वहां के नए खिलाड़ी आएंगे, जो नए उभरते खिलाड़ी होंगे, जो अगला अक्षर पटेल होगा या जो अगला जसप्रीत बुमराह होगा, उन लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। उन लोगों को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अपने डोमेस्टिक लेवल पे मिलेगी, तो उनका प्रदर्शन कितना और अब निखल के आएगा। बात करते हैं टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान 400 विकेट लेने का माइलस्टोन वो टच कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे तेजी से 400 विकेट तक पहुंचने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। मुरलीधरन ने 72वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए थे और अश्विन ने अब तक 77 टेस्ट मैचों में, अगर हम ये वाला टेस्ट मैच जोड़ लें तो उसमें 397 विकेट ले लिए हैं, आज के 3 विकेट मिला के। तो अब ये है कि 3 विकेट वो दूर हैं 400 विकेट से। बिल्कुल, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मोहम्मद हफीज हैं, उनको प्रोफेसर नाम दिया गया है निकनेम पर। मुझे लगता है कि वो जो निकनेम है वो शायद अश्विन पे ज्यादा अच्छे से फिट बैठता है, क्योंकि ना सिर्फ वो खेल को इतने अच्छे से समझते हैं, बल्कि वो उसकी
टेक्निकल और साइंटिफिक चीजों को इतनी बारीकी से समझते हैं और एक इतने अच्छे स्टूडेंट हैं खेल के, वो हर वक्त उनके दिमाग में यही चलता है कि वो अपने खेल को कैसे बेहतर करें। तो जब तक आप खेल की समझ नहीं रखेंगे, उसके हर आयाम को नहीं समझेंगे, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि अश्विन इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप खेलने उतरते हैं तो वो सिर्फ एक बॉल और बैट नहीं होता है क्रिकेट में, उसके अलावा और बहुत सारी और चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, तो देखना है वो कितनी जल्दी जो है इस माइलस्टोन को अचीव कर पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध गोल्फ टाइगर वुड्स को जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं, उनको कल अमेरिका में लॉस एंजलिस के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी कार के डिवाइडर से टकरा जाने से हुई इस दुर्घटना में वुड्स के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ एलेक्स विलोनुआ ने बताया कि दुर्घटना के बाद वुड्स का ऑपरेशन किया गया। इस दुर्घटना में कोई अन्य वाहन या यात्री शामिल नहीं था। दमकल कर्मियों ने वुड्स को उनकी एसयूवी कार के मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। 45 साल के टाइगर वुड्स अब तक के सबसे सफल गोल्फ खिलाड़ी हैं और 15 गोल्फ चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो ऐसे में ये जो दुर्घटना हुई है उत्तरा, और हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी से जो टाइगर वुड्स हैं वो दोबारा से आएं, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं गोल्फ की दुनिया के। और ये काफी हैरान करने वाली बात है कि जो भी इस तरह के खिलाड़ी होते हैं, उसमें हमने आमतौर पर देखा है कि वो खेल के फील्ड से बाहर उनका जो एक्सीडेंट होता है वही ज्यादा खतरनाक होता है, चाहे वो माइकल शूमैकर हो या टाइगर वुड्स हो। ये हालांकि दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन गोल्फ में भी जब आप खेल रहे होते हो तो आपको चोट लगने का पूरा चांस होता है। अगर किसी और की बॉल आपके पास आपके ऊपर आके लगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन शायद वही चीज है कि कहीं ना कहीं वो चीज बैलेंस होती है कि जब आप फील्ड ऑफ प्ले पे इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, इतने डोमिनेंट होते हैं, तो जो एक्सीडेंट है बहुत अजीब व गरीब परिस्थितियों में आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल। और 15 गोल्फ जो चैंपियनशिप जब आप जीतते हो तो मुझे लगता है कि इस मुकाम पर आप होते हो। और बहुत सारे लोग, गोल्फ एक ऐसा खेल है, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, और जब उनके कोई भी इस तरह का स्टार खिलाड़ी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो निश्चित तौर पर उसके फैंस को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। लाखों हाथ जो है वो दुआओं के लिए उठते हैं। मुझे उम्मीद है वो इससे जरूर बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ के बाहर आ चुके हैं और दोबारा कॉम्पीट कर चुके हैं और जीत चुके हैं। तो जिस तरह के वो फाइटर हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम तक उनको गोल्फ फील्ड से दूर रखा जा सकता है। बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय गोवा में ओडिशा और तालिका में दूसरे नंबर की टीम मुंबई सिटी के बीच मुकाबला चल रहा है। और अगर हम देखें तो मुंबई सिटी जो है एटीके मोहन बागान के बाद दूसरे नंबर पर तालिका में काबिज है। 48 उसने टोटल 18 मैच खेले हैं, जिसमें से 10 में उसे जीत मिली है, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं, 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके 34 अंक हैं। जबकि अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा इस समय बॉटम टीम है। 18 में से सिर्फ 1 मैच उसने अभी तक जीता है, 6 मैच उसके ड्रॉ रहे हैं, 11 मैच उसने हारे हैं और कुल 9 पॉइंट हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई बराबरी का मुकाबला तो उतना है नहीं, क्योंकि ओडिशा कोई बहुत ज्यादा अब चेंजेस लाने वाली नहीं है। और वैसे भी मेरे ख्याल से प्लेऑफ्स ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं, तो एक तरह से प्लेइंग फॉर प्राइड ही है इस वक्त ओडिशा के लिए। उनकी टीम को जरूर देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो चाहे वो दिल्ली की टीम हो या अपना वेन्यू शिफ्ट करके होम ओडिशा शिफ्ट करें, उनके परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद उनको वेन्यू की जगह बाकी चीजों पे अब ध्यान देने की जरूरत है अगर उनको अपना प्रदर्शन इंप्रूव करना है तो। बिल्कुल। अगर शीर्ष टीम देखें एटीके मोहन बागान, जिसने अब तक 19 में से 12 जीत हासिल की, 19 मैच खेले हैं, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके 40 अंक हैं। तो एटीके मोहन बागान, मुंबई सिटी तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। और इसी के साथ श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।